नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। 3 जून को समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी अपर समाहर्ता दिनेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, भविष्य निधि पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी एवं सभी विभाग के अभियंतागण मौजूद थे। 50 वही बचा हुआ और वही 10 लाख 5 लाख का जो है छोटा मोटा बचा उसका इस तरह है। एडजस्ट अभी उसका नहीं हुआ, वो लोग दे के चला आया, भाग आया सर। खराब का बहाना बना के चला सर उसमें खराब किया, इलाज करा के फिर जाए। हाँ बिना रहे नहीं होगा, उपाय नहीं है ना। अभी सर लेटेस्ट है जो हम लोग का बाकी है, अंचल वाइज सर प्रभारी पदाधिकारी भी हैं। 62 करोड़ आया घाट का 43 लाख 16 हजार सदर के हैं। 62 लाख 28 हजार 500 रुपया अब तक है। अच्छा, बहादुर में 26 लाख 71 हजार 503 रुपया आया। 26 लाख 71 हजार 503 रुपया आया। घाट का सर 43 लाख 16 हजार 880 रुपया। और उसी तरह से हनुमान नगर का है 1 करोड़ 43 लाख 77 हजार 36 रुपया। एड्रेस नहीं है सर। फोटो वाला भी है, फोटो वाला सर, फोटो वाला का भी कॉलम है, टोटल का बतला दे रहे हैं सर। फोटो वाला भी लेके आना ना, उसको कैंप में लाना है सर। फोटो बोल रहा होगा, कैंप में जाके दे बोल रहा। इस मौके पर अपर समाहर्ता दिनेश कुमार ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन के डीसी बिल शीघ्र जमा करें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 3 जून को बीआरजीएफ का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया विद्यापति हाई स्कूल में उप विकास आयुक्त भरत झा ने। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण पाने के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि को प्रथम फेज में हर प्रखंड में प्रशिक्षण देंगे, साथ ही द्वितीय फेज में हर एक पंचायत में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले कुछ शिकायत आई है कि आपके प्रशिक्षणार्थी जो है योग्यता आप सभी में है, जान रहे हैं कि आप लोगों में योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन उस योग्यता को उभारना है। बहुत आदमी में है कि बोलने की क्षमता नहीं है, तो कोशिश करना है कि आप लोग बोलने की क्षमता बढ़ाना है। जानते हुए आदमी बोल नहीं पाता है, तो इस बार प्रशिक्षण में बात की विशेष अनुरोध है, ग्रुप बना करके सभी को अवसर दें कुछ बोले। और आप लोग भी अपने घर में जा करके आईना के सामने खड़ा होकर तो बोलने का अभ्यास कीजिए। जो आप लोगों को मटेरियल दिया गया है उसको बोलिए, तो आप लोग का जो है ना फटक बोलने का खुलेगा। बहुत जगह मिलिट्री वगैरह में कोशिश किया जाता है कि समुद्र के किनारे ले जा करके जवानों को कहा जाता है कि चिल्लाइए, जितना जोर से आप चिल्ला सकते हैं, उससे आवाज़ लोग का साफ होता है। तो आप लोग को इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई जन्मजात वक्ता नहीं होता। आप लोग पास मटेरियल है, ज्ञान की कमी नहीं है, आप लोग में शक्ति है, और शक्ति इतनी है कि बखूबी आप लोग उस काम को किए हैं और कीजिएगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया से प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रखंड स्तर पर आपको प्रशिक्षण देंगे और लोक विकास महोदय का पूरा सहयोग आप लोग को मिलेगा। इस बार जिला कुछ जगह से जो है जो बेस्ट आइटम सब नहीं मिल पाई है, लीजिएगा मिल पाया है, चाहे ऑर्गेनाइज की कमी है या तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और डीडीसी महोदय से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी छुट्टी पर चले जाएंगे, उनके तरफ पर सीधी व्यवस्था करना पड़ेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसी के साथ मैं जिला उप विकास महोदय से अनुरोध करूँगा कि ये 2 शब्द बोले और आप लोग लाभान्वित करें। इस संबंध में उप विकास आयुक्त भरत झा ने विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण पा रहे हैं, किन किन लोगों को प्रशिक्षण देंगे? ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, जिला संसाधन से भी इनको कहते हैं। ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन्हें MRP है, मास्टर रिसोर्स पर्सन है, जो इन्हें ट्रेनिंग देंगे। और जो जिले के जो सभी विभाग के पदाधिकारी हैं वो आएंगे, वो भी अपना क्लास लेंगे, इन्हें बताएंगे। इस आधार पर जब भविष्य में भी पंचायत स्तरीय, पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर पर जो ट्रेनिंग होगा, उसमें ये जनप्रतिनिधियों को जानकारी देंगे। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आर्थिक गणना के लिए प्रगणक का आवेदन लिया जा रहा है। जांच उपरांत प्रगणक का नियोजन किया जाएगा मानदेय के आधार पर। फिर से दिखाइएगा डॉक्यूमेंट जमा कराया जा रहा है। हो गया, बाहर जाइए, बाहर नहीं, जिन लोगों का हो जाता है वही कर जाइए। ASB का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा आर्थिक गणना में लगाने के। हमारे यहाँ 295 का लिस्ट आया है और मैक्सिमम 100 लोग का सिलेक्शन करना है। 295 क्या क्या देख रहे हैं उस दिन जो आप आवेदन लिए हैं? इसमें इन लोगों का क्वालिफिकेशन देखा जा रहा है। जो क्वालिफिकेशन उसमें फॉर्म अप्लाई करते वक्त दिए थे वो रियली में क्वालिफिकेशन इन लोग का है कि नहीं। क्या मानदेय पर रखा है? ये मानदेय जो काम के आधार पर लोगों को पेमेंट किया जाएगा। लाइन से बाहर रहो ना, तुरंत बुला लीजिए। वीरेंद्र जी, सब आदमी को बाहर कीजिए ना महाराज, क्या करवा रहे हैं? जाइए बाहर, तब ना आपका होगा। इसको छोड़ दे। 3 जून को अक्षर आंचल योजना की शुरुआत लहरियासराय अवस्थित आदर्श मध्य विद्यालय में दीप जलाकर नगर विधायक संजय सरावगी, 42 वार्ड के पार्षद अशोक शाह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रुद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। आपको मालूम होगी यह योजना निरक्षर महिला एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए तालीम मरकज खोला गया है। यह जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रुद्र प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता दिलीप झा को दी। माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय जितने भी अतिथिगण है वो जो है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम दूरी बना के रखिए। आ रहे हैं नेताजी, आ रहे हैं। एक घंटा में ठीक ठीक। सरकार का अक्षर मेला लगाने का उद्देश्य जो गांव में टोला सेवक हैं, जो हमारी महिलाओं को जो निरक्षर महिलाएं हैं, उन महिलाओं को ज्ञान देने के लिए अक्षर आंचल योजना जो है शुरुआत की गई। उसी के ये हर 3 महीने पर नगर में और प्रखंड स्तर पर अक्षर मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे टोला सेवक हैं, जो गांव में वार्डों में मोहल्लों में रहकर जो महिलाओं को शिक्षा देते हैं, उन सभी लोगों को एक बुलाकर भर दिन का एक इस कार्यक्रम के तहत कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार और जिस रूप में सरकार की मंशा है कि यह कार्यक्रम आयोजित हो। चलिए आज से शुरुआत इसकी है, आगे हम लोग प्रयास करेंगे और विभाग को भी निर्देशित करेंगे कि जिस रूप में सरकार चाहती है और जो सोचकर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया वह कार्यक्रम धरातल पर उतरे और जिस रूप में अक्षर मेला का आयोजन किया जाना है उस रूप में आगे से अक्षर मेला का आयोजन हो गया। बहुत अच्छी बात है कि जो निरक्षर महिलाएं हैं मोहल्लों में, टोलों में, पूरे शहर में, उसमें टोला सेवक के माध्यम से उन सबों को वहाँ मोहल्लों में बैठकर जो निरक्षर माँ बहनें हैं उन सभी को कैसे साक्षर किया जाए और साक्षरता के प्रति उनको प्रेरित किया जाए, यह उद्देश्य है। और बाकी इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी देना,
वृद्धा पेंशन, बाकी पेंशन या आंगनवाड़ी केंद्र कैसे सुचारू रूप से मोहल्लों में चले, और भी बहुत सारे सभी पदाधिकारियों को यहाँ सूचना देनी थी, जो कल्याण पदाधिकारी हैं, या थाना प्रभारी हैं, बैंक के लोग हैं, सबको बुलाकर एक बृहद अक्षर मेला का आयोजन करने का सरकार का उद्देश्य है। लेकिन अभी शुरुआत हो रहा है, फिर आगे प्रत्येक 3 माह पर इस मेला को लगना है, तो आगे जो है फिर लगेगा तो इसको और अच्छी तरह के तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे है, जो गाँव, जो मोहल्ले टोले में जो निरक्षर महिलाएँ हैं उनको साक्षर करके और शिक्षा के प्रति अलग जगाना। जब घर की महिलाएं जब तक साक्षर नहीं होगी तब तक जो बाल बच्चे उस घरों के हैं, विशेषकर महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर किया जाए, तो लेकिन जब तक उनकी माँ बहनें साक्षर नहीं होगी तब तक वह बच्चों को शिक्षा के प्रति अलग नहीं जग सकता उनको। इसलिए आज अक्षर मेला की शुरुआत हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है। अमर राम जी, बाकी अशोक शाह जी, सब लोगों ने मिलकर जो शिक्षा विभाग है उसको प्रत्येक 3 महीनों पर यह अक्षर मेला का आयोजन करना है। आज से शुभारंभ हो रहा है, आगे हम लोग इसको और अच्छी तरह से विभाग आयोजन करें। इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके घर घर तक शिक्षा का प्रसार हो और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार ये अक्षर मेला के माध्यम से यहाँ नीचे स्तर तक पहुँचे। इसलिए आज इस अक्षर मेला का आयोजन। ये बिहार सरकार का कार्यक्रम है, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना। महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को हमारे जो पूर्व से टोला सेवक और तालीमी मरकज के स्वयं सेवक थे, उनको ही अपने मोहल्ले के जो निरक्षर महिलाएं हैं उनको पढ़ाना है, साक्षर करना है। यह कार्यक्रम 26 जनवरी 2013 से प्रारंभ है और इसके अनुसार हमारे केंद्र इस शहर में 28 टोला सेवक और 12 तालीमी मरकज केंद्र हैं, जिसकी स्वयं सेवक महिलाएं विभिन्न जगहों पर अपने मोहल्ले के महिलाओं को पढ़ाती हैं, शिक्षित करती हैं। उन्हीं के प्रदर्शन के लिए आज का मेला सरकार के निर्देशानुसार आयोजित है और इसमें पढ़ने वाली माताएं आई हुई हैं और आज की उपस्थिति देख के लगता है हमारा यह कार्यक्रम जो हम लोगों का साक्षरता गीत से जो हम लोग कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं, तो हमारे जितने भी आए हुए महिला बहनें हैं, गीत का शुभारंभ करते हुए छोटा गीत अभियान है, साक्षर का पैगाम है, चल अभियान है, साक्षर का पैगाम है। उठो बहना देर न करना, पढ़ने से तो अब ना डर। उठो बहना देर न करना, पढ़ने से तो अब ना डर। पढ़ने लिख बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में 8 जून को लगाया जाएगा इंदिरा आवास शिविर। इस सत्र में कुल 1869 आदमी को देने का लक्ष्य इंदिरा आवास। और सबसे अहम बात तो यह है कि अब इंदिरा आवास पाने वाले लाभुकों को 70,000 रुपए मिलेगा, जिसमें प्रथम किस्त 50,000 व दूसरे किस्त में 20,000 रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी रीता कुमारी ने दी। गौरतलब है कि रीता कुमारी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा का पैसा जो भी पंचायत सेवक अपने पास रखे हुए हैं उनका स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। सब लिखल खेती आप लोग काम के लिए ये काम के लिए स्थिर चाहिए रावण जी भी आपको पैसा नजारत में जमा करना, भावसर लेंगे कैसे। कल अभय जी भी आ रहे हैं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा में लगाते हैं ना। मान लीजिए उनसे नहीं संभाल लाते। खराजपुर का आया, छुट्टी आया कहाँ। इसमें हम लोग का इंदिरा आवास करके 8 तारीख को
उसका हम लोग सभी पंचायत सचिव से समीक्षा कर रहे हैं। पेंशन के वाउचर बहुत लोग नहीं जमा किए हैं, बहुत लोग नहीं भी बांटे हैं, थोड़ा बहुत रह गया है सब जगह, तो उसकी अभी समीक्षा कर ले रहे हैं हम लोग। और कन्या विवाह है, पारिवारिक लाभ है, उन लोग का जितना भी योजना हमारी चलती है पारिवारिक से सभी पर हम समीक्षा करेंगे। कितने आदमी को इंदिरा आवास देंगे और कितने अंक वाले तक को देंगे इस बार? 1859 का लक्ष्य अभी कई वर्षों में आया है जिला से। पिछले बार जो हम लोग का लक्ष्य था उसमें कहा गया कि जो पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है वही लक्ष्य रहेगा। अभी जिला से बहादुरपुर के लिए पंचायत बार लक्ष्य आ गया है। अब उतना डिटेल तो नहीं बताया जा सकता, 1859 कितने का भुगतान होगा इस बार? कितने बढ़ोतरी हुई है? हाँ, इस बार 70 है प्राकलित राशि 70,000 रुपया, जिसमें हम लोग प्रथम किस्त में 50,000 देंगे, फिर द्वितीय किस्त में 20,000। ये आपके चैम्बर में किस चीज़ का भी आवेदन दिया जाए? ESV का लोग उसका सर्टिफिकेट सब ESV के प्रवेश परीक्षा में जो बैठे हैं उनसे उनके चेहरा का मिलान इत्यादि हो रहा है। मैडम एक बात बताया जाए, जो आज पेपर में भी निकला है, सामाजिक सुरक्षा का 1 करोड़ कुछ रुपया आपके पंचायत सेवक के पास वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, क्या वर्षों तो नहीं है, चूँकि ये वित्तीय वर्ष पिछले ही वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हुआ है योजना ब्लॉक से, इससे पहले पोस्ट ऑफिस से वितरण हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पंचायत सचिव जो उसमें लेखा दिया गया है खाका, ये 1 महीना पहले का फिगर है, 1 महीना में नहीं बांटे होंगे। और चूंकि जो लोग छापे हैं वो हमसे बिना स्टेटमेंट लिए छाप दिए हैं, तो प्रथमतया तो ये गलती आप उनको दिखाइए कि जब भी कोई चीज़ छापे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से ओपिनियन लेकर के छापे कि आज का क्या फिगर है। आज मैं रिव्यू मंडे आज रिव्यू करूँगी, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि आज हम कहाँ हैं, किस पौधा है। कितने पंचायत सेवक के पास कितने दिनों से कितनी राशि अभी लंबित है और क्या ये समीक्षा के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो पेपर में निकला है वो बहुत पहले का फिगर है। कितना का है मैडम? वो तो हमने नहीं देखा, हमसे लिया ही नहीं गया, इसलिए हमको पता ही नहीं है किससे उनको ये फिगर मिला है, तो किससे लेकर के फिगर छापे हैं ये हमें पता ही नहीं। लेकिन जिस पंचायत सेवक के पास इतने दिनों से लंबित है राशि, उस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बहुत बार स्पष्टीकरण हो चुका है, हमने जिला को भी इसको सूचित किया है, हमारे सामाजिक सुरक्षा के डायरेक्टर साहब भी आए हैं, सभी के नॉलेज में। और अगली हमारी योजना है कि अब हम पंचायत सचिव को एडवांस देंगे ही नहीं। जो बांटने में इतने विलम्ब कर रहे हैं उनको देना उचित नहीं है। कितने दिन? रही बात नगर निगम का, तो वहाँ प्रधान सचिव ने कहा कि नगर निगम का पैसा प्रखंड को नहीं बांटना है, नगर निगम खुद बांटेगी पैसा। इतने दिनों से पैसा और रखे हुआ, इतने दिन का पैसा की इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? वो पंचायत सचिव की जिम्मेवारी है कि उन्होंने पैसा लेकर के किस परिस्थिति में, उसके लिए हम लोग उससे शोकौच कर रहे हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा बयान जारी किया गया था कि विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति पर वर्तमान प्रभारी कुलपति के कार्यशैली का प्रभाव विपरीत पड़ रहा है। इस संबंध में विशेष भेंट में एससीए संवाददाता वेरू को कुल सचिव डॉक्टर सुधीर चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी। मामला ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार और महामहिम के जो पत्र के आलोक में कुलपति और प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति जो हुई, माननीय उच्चतम न्यायालय से जो जजमेंट था उसमें यह देखा गया था या महामहिम के द्वारा कि मेन रूप से परीक्षा सही रूप से संचालित हो, इसके लिए प्रभारी कुलपति की नियुक्ति की गई है। नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है, लेकिन वो थर्मलेस नीतिगत निर्णय लेते चले जा रहे हैं। मैंने कुलपति के सचिव होने के नाते मैंने उनको मौखिक रूप से 1-2 बार आगाह भी किया कि सर नीतिगत निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का अवमानना होगा या महामहिम द्वारा किया गया अवमानना होगा, ये जो परमानेंट कुलपति होंगे वही ले सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने प्रमोशन दिया, उन्होंने सेवा संपुष्टि की, उनसे शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की, जिन पर की कमेटी बनी हुई है। जांच रिपोर्ट उनका गलत आया हुआ, वो शराब पीते हुए देखे गए हैं छात्रों के साथ, वो रिपोर्ट आया है, ऊपर कुलपति ने जांच समिति बनाई थी कि ये वैसे शिक्षक को भी सेवा संपुष्ट की गई जो नीतिगत
बातें ये हैं। कुछ ऐसे शिक्षक का नाम बताओ जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी बिल्कुल ऐसे ज्योतिष विभाग में कुणाल झा हैं, फतुहा में शिक्षिका के रूप में डॉक्टर ज्योतिष्मा जी हैं, जिन पर दो कुलपति, प्रतिकुलपति, वहाँ के प्राचार्य, ये लोग प्रतिकुलपति ने तो यहाँ तक लिख दिया था कभी इस तरह का आचरण दोबारा देखा जाए इनके सेवा पर विचार किया जाएगा। ऐसे शिक्षिका को भी आनंद फानंद में सेवा संतुष्ट कर दी गई। रजिस्ट्रार होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है। क्या कुछ आचरण पर आरोप था जैसा कुलपति के सचिव होने के नाते आप जो कह रहे हैं? नहीं, जो जैसे कि जिनकी सेवा संपुष्ट की गई वहाँ के प्राचार्य का रिपोर्ट है जो संचिका में है कि जो ये नेताओं का धौंस जमा करके ये महाविद्यालय नहीं आती हैं। किस महाविद्यालय का सर ये मामला है? मामला है आपको महंत केशव संस्कृत महाविद्यालय फतुहा पटना। तो इस तरह से शिक्षकों का आचरण, उनकी सेवा संपुष्ट की जाए, महामहिम के आदेश के विपरीत यह नीतिगत निर्णय लेना हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय के विपरीत यह हुआ, तो मेरा दायित्व बनता था मैं उनको आगाह करूं। दूसरी बात है कि जो महामहिम के द्वारा 28/4/13 को फैक्स के माध्यम से जानकारी दी गई कि सभी बैठकें समयानुसार करें, प्रत्येक माह सिंडिकेट करें, लेकिन आज 6 माह हो गया, एक भी बैठकें नहीं हो पाई, सिंडिकेट एक भी नहीं हो पाया। इस स्थिति में यदि बैठकें नहीं होती तो कार्य सब प्रभावित हो रहा है। मैंने लिखित रूप में भी कुलपति महोदय से आग्रह किया, लेकिन इस पर उनका कोई भी रिटर्निंग या मुझे कुछ उस दिशा में कार्य करने के लिए आदेश निर्देश नहीं दिया गया। तीसरी बात है कि जो भुगतानादेश किस परिस्थिति में शिक्षक कर्मचारी हमारे बिहार में भुगतान के लिए वो उसमें गति नहीं आ रही है, उसी आलोक में उन्होंने मौखिक रूप से 1, 2, 3, 4 दिन जब कहे, मैंने कहा कि सर आप बुला सकते हैं, बुला करके उनको कहिए कि क्यों भुगतान में क्या विलम्ब हो रहा है। तो क्या सर प्रभारी कुलपति को जो वर्तमान की स्थिति है उसमें उन्हें वित्तीय अधिकार है? वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इस मैंने वित्त, सामान्य वित्त की बातें आती हैं, जो ये तो रेगुलर भुगतान कर की बात है। तो सामान्य वित्त में सर क्या क्या आते हैं? जैसे आज आप कह रहे हैं भुगतान में ये आ रहा है कि आप मंथली भुगतान जो अब सरकार दे रही वो है, एरियर वर्ग में सरकार पैसा दी है, ये सब रूटीन वर्क में आता है। इसमें कोई आदेश निर्देश की बात नहीं, इसमें है कि तत्परता से आदेश का पालन हो, हमारे कर्मी पालन करें। इसके लिए मैंने देखा कि लेखा में उनके कहने पर उन्होंने मौखिक आदेश मुझे दिया कि क्यों नहीं हो रहा। मैं जाके स्वयं निरीक्षण किया, मैंने पाया कुछ कर्मी इसमें आलस्य कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। इसके बावजूद मैं उनको रिपोर्ट दिया, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मौखिक आदेश दिया। जब पेंशनर हमारे रो के चले जाते हैं, वैसे कर्मी को रखे हुए हैं, मैंने कहा कि इसको वापस कर देते हैं दूसरी जगह। उनका आदेश के बाद मैंने लिखा कि कुलपति के मौखिक आदेशानुसार इन लोगों का स्थानांतरण किया जाता है, इनके स्थान पर कर्मठ सुयोग्य व्यक्ति को मैं रखना चाह रहा था, लेकिन वो अपने आदेश से मुकर गए कि नहीं, मैंने ऐसा आदेश नहीं किया था। इसके चलते मुझे कहना पड़ा कि सर मैंने आपका सम्मान किया, ये अधिकार मुझे प्राप्त है, एक्ट में ऐसा प्रावधान है, थर्ड और फोर्थ के लिए रजिस्ट्रार ही सक्षम है, उन्हीं को पावर है, कर सकते हैं। वो सम्मान को आपने नहीं लिया। विवाद मानी यहीं से अभी विवाद कहा जाए, यहीं शुरू हुई कि जब आदेश था, काम आपका नहीं हो रहा था, आपने मौखिक आदेश दिया, आप मुकर गए। सर जब विवाद की बात करते हैं तो नीतिगत आधार पर अगर देखा जाए तो संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, जैसा कि कुलपति का ही मामला ले लें तो कई वर्षों से ये विवाद चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि वर्तमान में जो स्थिति है और जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या कुलपति इस पर सही निर्णय ले सकते हैं? नहीं, कुलपति जहाँ तक आपने पूर्व की बात कही, पूर्व में ऐसा कुछ हुआ था, उसमें जो परमानेंट कुलपति होते हैं वो सक्षम होते हैं और निर्णय लिया करते थे। कुछ ऐसी बिंदु हुई होगी जिस पर कोई बातें आई होगी, लेकिन ये स्थिति आपके दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में भी समाचार में आया था कि जो यहाँ 25 से 30% स्टाफ भी उपस्थित हो रहे हैं, इसकी भी मैंने जानकारी दी, लिखित जानकारी दी। तो
कार्य संस्कृति में गिरावट नहीं तो क्या कहा जाए। तो सर आप कुल सचिव हैं और कुलपति के सचिव भी हैं, इस नाते भी सर आपका दायित्व बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी भी सीधी सीधी निगरानी होनी चाहिए। निगरानी तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन कुलपति हमारे हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट इस ओर कराना चाहा कि उनके आदेश लेकर के मैंने 10 से मैं रजिस्ट्रार हूँ, कभी ये स्थिति नहीं देखी गई थी, मैं स्वयं उसको हैंडल करता था। लेकिन पूर्व कुलपति अधिकार दिए हुए थे कि आप अपने स्तर से देखा कीजिए, ये अधिकार मुझे नहीं दिए हुए हैं। जब छोटी सी बात में ये मुकर सकते हैं, मैं कोई नीतिगत निर्णय लूँ ये मुकर जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मैं अपने दायित्व का पूरा काम करता हूँ। शेष आदि वो कोई आदेश निर्देश देंगे उस आलोक में मैं करूँगा, अन्यथा उनका ध्यान आकृष्ट मैं हर बिंदु पर कराता रहूँगा। तो जैसा आप जितनी सारी इस तरह की बात ने कही, कहीं न कहीं आप सीधा आरोप ये कर रहे हैं कि कुलपति कुल सचिव का बात नहीं मान रहे हैं। नहीं, बात मानने की जहाँ तक है तो बात तो मैं उनको आगाह करता हूँ कि आप बैठक कीजिए, बैठक आहूत करवाइए, नहीं हो रहा है तो इसमें क्या कहा जा सकता है, तो सामान्य बात है जान समझने की। आखिर कहीं न कहीं वो जानते होंगे कि मैं प्रभारी कुलपति हूँ, मेरा क्या दायित्व और मेरा क्या कर्तव्य है। तो प्रभारी कुलपति हैं तो नीतिगत निर्णय जो धड़ल्ले से ले रहे हैं वहाँ भी तुमको विचार करना चाहिए। सेवा संतुष्टि मैं कर रहा हूँ, प्रोन्नति मैं दे रहा हूँ, नीतिगत निर्णय में वहाँ बैठक नहीं होगी, कल महामहिम के द्वारा मुझे पूछा जाएगा। तो मैं अपने बचाव के लिए भी मैं ये कहा हूँ, मैं लिखित भी दिया हूँ, मौखिक भी कहा हूँ, बैठक आहूत की जाए। मैं ये बात महामहिम के यहाँ लिख भी सकता हूँ। क्या लग रहा है आपको इन सारे नियमों की जानकारी वर्तमान प्रभारी कुलपति को नहीं है? नहीं, क्यों? जजमेंट उनके पास है, उनके मैंने पिए हुआ करते हैं, निजी सहायक हुआ करते हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए, है या नहीं है मैं नहीं कहता हूँ, जानकारी होनी तो चाहिए उनको। तो क्या लग रहा है आपको जितनी सारी बात अभी आपने कही है, अगर इस पर समय सही निर्णय नहीं लिया गया तो आगे आपकी क्या कदम होगी? मैं तो इसके पहले भी बयान दे चुका हूँ, कभी ये स्थिति बनी रही मैं महामहिम से गुहार लगाऊंगा, लिखित दूंगा कि मेरे विश्वविद्यालय कार्य संस्कृति की स्थिति ये है, ताकि मेरे ऊपर कोई वैसी जवाबदेही नहीं कि आप सचिव होने के नाते आपने आगाह क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं महामहिम को लिखा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उस पर मैं क्राइम किया। क्यों नहीं इसके लिए कुलपति से बात करके और सही समय पर सही निर्णय लिया जाए? हाँ, जो शनिवार को बात हुई उसके बाद मैं सही समय अपने कार्यालय में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अभी वो मुझे बुलाएंगे तो निर्णय लेने के लिए विमर्श के लिए मैं जाऊँगा। आदि नहीं बुलाएंगे, मेरा नेचर रहा है, स्वभाव रहा है पूर्व से ही, बिना बुलाए मैं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। तो क्या लग रहा है आपको कि आप जितनी सारी बात कर रहे हैं, अगर इस पर सही समय से निर्णय नहीं हुआ तो क्या राजभवन को इसकी आप जानकारी देंगे? बिल्कुल, मैं समय अभी इसमें सुधार नहीं आया मैं राजभवन लिखूँगा। मैं पहले बोल चुका हूँ, राजभवन सरकार और जरूरत पड़ी माननीय उच्चतम न्यायालय भी लिखने में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी मामला तो चल रहा है उच्चतम न्यायालय में, तो आपको क्या लग रहा है कि इस निर्णय से कहीं न कहीं विश्वविद्यालय पर आँच नहीं आएगी? विश्वविद्यालय पहुँच आने के लिए कहीं उससे बदतर स्थिति नहीं हो जाए। कार्य संस्कृति इतनी बिगड़ती चली जा रही है, कहीं के उसमें मेरी भी जवाबदेही बनती है। इसलिए इसकी रक्षा कैसे हो, धरोहर की बचे मेरा विश्वविद्यालय, इसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ और मैं सबको आगाह कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा विश्वविद्यालय सही जगह पर रहे, सही दिशा में चले, सही काम हो। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। सही समय से आता हूँ, सही समय जाता हूँ, छुट्टी के दिन भी मैं बाहर नहीं जाता हूँ, कार्यालय के काम करता रहता हूँ। वही पूर्व विधि प्रभारी डॉक्टर धैर्यनाथ चौधरी का कहना था कि माननीय कुल सचिव महोदय ने आपको अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय और महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश निर्देश के संबंध में कि माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है 18/3/2013 में और 24/4/2013 में स्पष्ट आदेश है कि सेक्शन 13 के तहत ही जो है सो विश्वविद्यालय के कार्य संपादित होंगे। और सेक्शन 13 में ऐसा है कि जब रेगुलर कुलपति महोदय नहीं होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंस में वो कार्यकारी कुलपति जो प्योरली स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है और स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कोई भी पॉलिसी मैटर के संबंध में वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ माने एग्जामिनेशन इम्पेडेड नहीं हो, परीक्षाएं बाधित नहीं हो, उससे संबंधित जितने सारे निर्णय होंगे वही निर्णय उनको लेना चाहिए।
और यदि कुल सचिव महोदय ने उन्हें अवगत कराया है, नीतिगत फैसला नहीं लेने के संबंध में यदि ध्यान आकृष्ट किया है, तो मेरी दृष्टि में यह माननीय उच्चतम न्यायालय एवं महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के अनुकूल ही है। आपने जैसा भी कुल सचिव महोदय ने कहा कि वित्तीय प्रभार उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, क्या इसमें नियम है? नहीं, इसमें है कि जो वित्तीय संबंधी जो रूटीन जो दैनंदिनी जो कार्य है, डे टू डे जो फंक्शन है, वो डे टू डे फंक्शन में आता है कि जैसे राज्य सरकार से जो राशि आती है उस राशि को यथास्थान उनको डिसबर्स कर देना है, ये डे टू डे में होता है। और एग्जामिनेशंस प्रभावित नहीं हो, ये डे टू डे में आता है। बात ये किसी की सेवा संतुष्ट करनी है, किसी को प्रोन्नति देनी है, किसी को डिमोट करना है, किसी को सस्पेंड करना है, किसी को मतलब पनिश करना है या अवार्ड करना है, दीज आर such steps which come within the jurisdiction of policy matter। ये पॉलिसी मैटर के संबंध में उनको परहेज करना चाहिए। इसके लिए प्रभारी कुलपति क्या करेंगे? उनको जब भी कोई ऐसी बातें आवें, मेरी दृष्टि में ये उचित होगा वे ऐसा लिख दें या उन्हें ऐसा लिखना मतलब चाहिए मेरी दृष्टि में कि ये मामला नीतिगत है, इसीलिए रेगुलर कुलपति महोदय के समक्ष इसे उपस्थापित किया जाए। ऐसा लिख करके उनको प्रिवेंट करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए। क्या नहीं लगेगा ऐसे आदेश से कहीं न कहीं कार्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ऐसा हो रहा है कि जो अनडिजर्विंग है, जो जिन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए वे अवार्डेड हो रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब सर ये है, अभी आप जैसी बात ने कही कि उन्हें पदोन्नति की देने की प्रावधान नहीं है, तो ऐसा अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको नहीं लग रहा कहीं न कहीं कास्ट संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा? संस्कृति तो प्रभावित होगी ही, क्योंकि जब ये एक्ट इंस्टीट्यूट से जब विश्वविद्यालय नहीं चलेगा तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और एनार्की क्रिएट हो जाएगी। इस संबंध में प्रभारी कुलपति से पूछने पर उन्होंने कहा, इसमें मामला ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में अब पूर्व से क्या था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सामने जो संचिका आई उसमें था कि आपके मौखिक आदेशानुसार, जबकि हमसे कोई आदेश मौखिक लिया नहीं गया था, तो हम उसी को कुल सचिव महोदय से कहा कि आप मौखिक आदेश क्यों लिखे जबकि हमने आपको आदेश ही नहीं दिया। यह बात असत्य है और असत्य के आधार पर आप मौखिक आदेश को क्यों विश्वविद्यालय में चलाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप करते हुए अग्रिम आदेश दे रहा हूं कि विश्वविद्यालय में कोई भी कार्यक्रम जो होगा उसमें मौखिक आदेश नहीं होगा, टोटल ही लिखित आदेश होगा, क्योंकि यहाँ कलम भी है और कागज भी है। ऐसी परिस्थिति में मौखिक आदेश की कोई वैधता नहीं है और मौखिक आदेश यदि चलने लगे तो अनर्थ हो जाएगा, विश्वविद्यालय चौपट हो जाएगी। तो सर उनका ये भी जैसे अभी हमने पूछा तो उनका कहना है कि कुछ शिक्षक संस्कृत कॉलेज फतुहा के शिक्षिका की सेवा संपुष्टि भी नहीं, उनका वेतन दिया जा रहा है, और पीजी के एक शिक्षक हैं जिनको कि वो रीडर थे उनसे पदोन्नति दिया गया है प्रोफेसर में। हमारे रेजिम में अभी किसी को पदोन्नति होने का कोई चांस नहीं मिला है, पहले चाहे जो हुआ। रही बात फतुहा इत्यादि की जो भी बातें हैं वो सब मन गढ़ंत हैं, हमारे यहाँ सामने में कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो सर क्या इसके लिए अगर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभार की जहाँ तक बात होती है सर, रजिस्ट्रार महोदय का कहना है कि वेतन आदि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या आपको सर क्या दिशा निर्देश है? वेतन अभी तो सरकार से आया ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए उनकी ये बात मिथ्या है। रही बात जो वेतन के मद में या एरियर के मद में आया हुआ है, हमने इससे पहले आदेश कर दिया जो अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। दूसरा 12 लाख वाला 12 करोड़ वाला एक आदेश है जिसमें बहुत सारे पैसा पहले ही खर्च हो चुका है हमारे आने से। अब जो बचा हुआ है उसकी प्रक्रिया में हम पेमेंट के लिए लगे ही हुए हैं, तो हम अपने घर से कहाँ से लाएंगे? तो सर ये 12 करोड़ का सर क्या, ये 12 करोड़ में क्या सर इमाम 12 करोड़ का क्या राशि है सर? तो राशि 12 करोड़ में शायद हमको जहाँ तक अभी ठोस पता नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि 1 करोड़ से कम निकल नहीं चुका है। 1 करोड़ लगभग
निकल चुका है, ऐसा हमको मौखिक आदेश सुनाई दिया है। किनके द्वारा और किस कार्य के लिए? ये अभी हम नहीं तय कर पाए हैं। हाँ, झूठी बात नहीं कहें। तो सर क्या लग रहा है किस प्रकार के कुछ मान जवाब इस प्रकार के स्टेटमेंट से नहीं लग रहा है कहीं न कहीं कार्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ रही है संस्कृत विश्वविद्यालय? कार्य संस्कृति तो पूरे ही प्रभावित है कि इससे पहले जो हुआ है ये इतिहास में हम नहीं जानना चाहेंगे, आप सब जानते हैं। वर्तमान में हमारे सामने जो है उसमें ऐसी कोई वित्तीय अनियमितता या कोई गलत कार्य नहीं हो पाया है, क्योंकि हम तो समिति बैठा करके परामर्श करके हर कार्य का निष्पादन करते हैं। यानी आप सर अपने पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हम कहीं भी प्रमाद नहीं कर रहे हैं और पूरा सतर्कता से कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, तो करता रहूँगा, मुँह देखी नहीं करूँगा और किसी के प्रभाव में नहीं पड़ूंगा। यानी आपके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि मौखिक आदेश का प्रावधान यहाँ समाप्त की जाए? बिल्कुल, ये हम नहीं चलेंगे, ये हम नहीं चाहते। अब वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई नैक द्वारा मान्यता प्राप्त रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई। महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा। चार दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा, सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। महाविद्यालय में सत्र 2013-2016 से कॉमर्स प्रतिष्ठा एवं होम साइंस प्रतिष्ठा में नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकायों विद्युत परिषद, अधिसद एवं अभिषद से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉमर्स में नामांकन 6 जून से प्रारंभ सत्र 2013-2016 के लिए। इंटर कला एवं विज्ञान सत्र 2013-2015 के लिए नामांकन 13 जून से प्रारंभ। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद सिंह, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहरियासराय, दरभंगा। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374।
9304185224। मिल्लत कॉलेज दरभंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, UGC sponsored. Admission notice 2013. Applications are invited for admission. 3 years degree honors for vocational course in environment and water management, sponsored by UGC for session 2013 to 2016. Eligibility for admission: must have passed +2 examination, science stream, PCB or PCM with at least 45% marks. Applications and prospectus may be obtained from the Department of Environment and Water Management from 8 AM to 12 PM on payment of ₹300. Total seats 60. Last date of submission of form 13 June 2013. Test examination 1st July 2013 at 10 AM to 12 noon. Result 2nd July 2013 on department notice board. Admission from 3rd July 2013 to 10th July 2013. Class starts 20th July 2013. Dr. S.S. Bajmi, course coordinator. Mobile number 8862859762. Dr. Mustaq Ahmad, principal, Millat College, Darbhanga. Phone 222926 office. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले बहादुरपुर थाना के पंडासराय गुमटी के पास एक पिकअप वाहन जिसमें लगभग 16,000 लीटर दारू का पाउच पकड़ाया था। इस संबंध में 3 जून को गाड़ी मालिक व दारू व्यवसायी रितेश कुमार उर्फ बंटू को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। रितेश उर्फ बंटू को जो है बहादुरपुर थाना कांड संख्या 175/13 में गिरफ्तार किया गया है। घटना के दिन पिकअप वैन पे बगैर कागजात के, बगैर लाइसेंस के शराब जो है बहरी रोड में लहरिया सराय की तरफ से बहरी रोड में ले जाया जा रहा था और पुलिस चेकिंग के दौरान उस पिकअप वैन को उन्हें छानबीन किया गया और पुलिस को देखते ही उसी समय ये रितेश और बंटू भागने में सफल हो गए। हम लोगों ने चालक को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनसे कागजात की मांग की गई। उसमें ढेर सारा जो है देसी शराब था जिसका उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाए और सेल्फ स्टेटमेंट पर FIR दर्ज किया गया था। जब्त शराब को जो है थाने मालखाना में रखा गया है। जो पिकअप वैन थी वो भी जब्त थाना परिसर में है और जो चालक पकड़ाया था, जो चालक था उसको उसी समय गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया और आज जो है उस कांड के दूसरे अभियुक्त रितेश उर्फ बंटू को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त है उनका तो अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी प्ली ले सकते हैं। उनका प्ली लेने का क्या आधार है अपना वो कोर्ट को दिखाएंगे। हम लोग इन पर आरोप तय करके कोर्ट में देंगे और कोर्ट को भेजेंगे। शहर के वन वे का पालन प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मी बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। इस जानकारी को लेकर हमने दोनार चौक का जायजा लिया तो ट्रैफिक हवलदार ने दी वन वे की जानकारी। पेश है एक रिपोर्ट।
और वन वे का कैसे पालन करवाते हैं मैं वाहन चालकों से? वाहन चालकों से वन वे का कैसे पालन करवाते हैं? वाहन चालक को हम वन वे में चलने से रोकते हैं, वन वे में नहीं चलना है। एक आध को डॉक्टर लोग गाड़ी ऐसे कोई गाड़ी एक आध को चलाता है, उसको हम लोग पाए से निकालते हैं। अगर कोई वन वे का पालन नहीं करता उसके लिए आप लोग क्या करते हैं आगे? तो हम लोग क्या करें, हम लोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पदाधिकारी लोग आते हैं तो वो लोग अपना फाइन लिख के देते हैं, थाना से फाइन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हवलदार झिमिला है। लोक समिति के बैनर तले चलने वाला संपूर्ण परिवर्तन यात्रा 1 जून से 8 जून तक चलेगा। पेश है तीसरे दिन महाविद्यालय गोरौल चक्का दरभंगा में चल रहे संपूर्ण परिवर्तन यात्रा के कुछ अंश। आज संपूर्ण परिवर्तन यात्रा का जत्था दल यहाँ पहुँचा है और इस जत्था दल का नेतृत्व माननीय श्री गिरिजा सतीश, राष्ट्रीय लोक समिति के महामंत्री एवं झारखंड एवं बिहार लोक समिति के प्रभारी माननीय श्री कौशल गणेश आजाद जी, हमारे जत्था में शामिल अन्य साथी। आज आपके बनीगाछी में हम लोग पहुँचे हैं। इस परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य लेकर हम लोग चले हैं, यह उद्देश्य हम लोग आपके बीच में क्यों लेकर के आए हैं, इन चंद विचारों को लेकर जो हम यहाँ आपके बीच में आए हैं, इस विषय पर विस्तार से आपके बीच हमारे साथी जाहिर जी आपके बीच रखेंगे। मनीगाछी थाना मोड़ पर उपस्थित हमारे जितने दुकानदार भाई हैं और हमारे जत्था में जितने साथी हैं, आप लोग हमारा बैनर देख रहे होंगे, संपूर्ण परिवर्तन यात्रा उसमें है। तक संघर्ष करके कुछ ऐसे वर्कर पैदा करो, कुछ ऐसे लीडर पैदा करो जो पंचायत की सरकार में भी जाए, प्रखंड की सरकार में जाए, जिला की सरकार में जाए, पटना की सरकार में, दिल्ली की सरकार में जाए। कारखाना तो समाज है आपका, इसी कारखाने में हमारे विषय है पंचायत का अधिकार मिले। आज की तारीख में 2001 में चुनाव हुआ मुखिया का, उस समय कुछ मुखिया को अधिकार था। सच है कि मुखिया ने गड़बड़ किया, बहुत लंबे अवधि के बाद चुनाव हुआ था। अब देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इधर कार्यकर्ता को ठेका पर 11 महीने के ठेका पर बाहर करता है, ये विकास मित्र, ये मित्र से हम लोगों को मुखिया जितवाया। अपने विश्वास अगर नहीं है कि हम किसी सरकार में नहीं जाएं, लेकिन जाए तो अच्छा आदमी, जाना तो चाहिए, तब तो वो सरकार अच्छी बनेगी। मुखिया जितवाया, कम से कम पैसा खर्च करके अपने वर्कर को कुछ दिन तक
ही ईमानदारी से काम किया। आंगनबाड़ी सेविका बहाल किया, 1 पैसा नहीं लिया। शिक्षक बहाल किया, 1 पैसा नहीं लिया। वीडियो क्या बोलता था कि मुखिया जी वो आ करके उससे कुछ न कुछ बोलता था, वो मुखिया हमसे आके बोलता था। ये 3 प्रकार उस मुखिया को भ्रष्ट बना दिया भ्रष्ट। और तब वो मुखिया हमसे कतराने लगा। जो एक बात और हम ये नहीं हुआ और गांव के लोग खेती का विकास नहीं हुआ। गंदगी गांव में उसी तरह है। जो महिलाएं हैं विशेषकर जो लड़कियां हैं उनके शिक्षा में कोई विकास नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग को महिलाएं जो हैं सुबह से शाम तक काम करते रहती हैं, उनके जीवन में कोई विकास हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये विकास नहीं मिल रहा है और ये विकास उनके जीवन में विकास हो, उनमें बदलाव हो, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो गाँव का। इसी के लिए यह जो संपूर्ण परिवर्तन यात्रा है। और आज जो सारे लोग दिल्ली और बम्बई की ओर काम करने के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कि बम्बई और दिल्ली से लोग आकर के गाँव में काम करें और इनको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तभी जो है गांव खुशहाल हो सकता है। गांव के लोगों के लिए जो जानकारी की ज़रूरत है वो जानकारी हम लोग दे रहे हैं। जैसे कल जो जितनी बैठकें हुई, तो नुक्कड़ नाटक हुआ, जो बातें हुई, उसमें शराब के बारे में ज़्यादा हुई कि शराब का क्या दुष्परिणाम होता है। शराब बंदी अगर हो जाए तो काफ़ी विकास होता है, गांव के लोगों में काफ़ी सुधार हो सकता है, महिलाओं की स्थिति भी बेहतर बन सकती है। एक तो शराब के बारे में, दूसरा है कि शिक्षा के बारे में कि जो लड़कियां हैं विशेषकर लड़कियों को शिक्षित होने की ज़रूरत है। अब गंदगी जो फैल रही है तो गांव-गांव में मतलब उनके अपने हर घर में शौचालय बनाने की ज़रूरत है। ये गांव की ओर से करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो गांव के लोग खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सरकार को करना पड़ेगा। अब कृषि जो अनार्थिक हो रही है, कृषि का जो लागत मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा। जो कृषि में सब्सिडी की ज़रूरत है वो सरकार अगर जब तक नहीं देती है तब तक जो है कृषि में विकास नहीं होता है। या जो अभी देखिए कि अब धीरे धीरे की जो व्यवस्था है ना वो इतनी जटिल व्यवस्था है कि उसको जानना भी बहुत मुश्किल है और उसको जो है प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। गांव में जा कर के बताएंगे और वो देखेंगे कि उनके पास कितनी गायें हैं। अगर 4 गायें हैं तो उनको हर साल 4000 रुपया मिलेगा, सीधा कैश मिलेगा। वो लोग जाकर के सीधे उनके हाथ में गांव में जाकर सब्सिडी देंगे। अगर वो देखेंगे कि 1 एकड़ में गेहूँ लग रहा है या 1 एकड़ में धान लग रहा है तो उनको 1 एकड़ के लिए 2000 रुपया सब्सिडी जो है वो सरकारी अधिकारी उनको हाथ में जा कर के देंगे। वहाँ सब्सिडी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो बैंकों के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है या जो सरकारी दफ्तरों में खाद के मार्फत सब्सिडी दिया जाता है या बीज के मार्फत सब्सिडी दिया जाता है, उस सब्सिडी से लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए लोग जानना भी नहीं चाहते हैं सब्सिडी के बारे में और ये सब्सिडी लेने का उनको ले भी नहीं पाते हैं। पंचायत अगर इसमें सामने आएगा, पंचायत के मार्फत अगर काम होगा तो हमको लगता है कि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर काम करते हैं तो बम्बई दिल्ली में काम करते हैं तो कुछ पैसा कमा कर लाते हैं तो अपना घर बनाते हैं। इस तरह का परिवर्तन कुछ देखने को मिला है, लेकिन इस तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि कोई खेती कर रहे हों और खेती से बहुत खुशहाल हो गए। ये परिवर्तन देखने को नहीं मिला। या कोई पशुपालन कर रहे हैं, कोई गाय रख रहे हैं और उसके दूध बेच करके कोई खुशहाल हो गए हों, इस तरह का परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला। और ये परिवर्तन तभी होगा जबकि सरकार की व्यवस्था में बदलाव आए। हम लोगों को तो ये संदेश देना चाहेंगे कि एक लोग संगठित हों और ये जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरुद्ध में एक माहौल बने, आवाज़ उठे। और दूसरा संदेश हम ये देना चाहेंगे कि संपूर्ण रूप से लोग शराब छोड़ दें और संगठित महिलाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं संगठित होकर के
शराब के विरुद्ध में एक ऐसा जिहाद छेड़ें, एक ऐसा अभियान चलाएं कि सरकार को सरकारी भट्टी बंद करना पड़े और सरकारी जो लाइसेंस जो दुकान है वो बंद करना पड़े और सरकार इस काम को कड़ाई से लागू करे। लाइवलीहुड से जुड़ जाने के बाद ये कुछ आगे काम कर सकते हैं। तो हमने एक लाइवलीहुड का टोटल हाँ जी तो पालन का दिशा में ले जाए, किसी अन्य दिशा में ले जाए जिससे कि मतलब कुछ सुजनी यही व्यवस्था है सर, यही व्यवस्था है। इतना सुंदर सुजनी बना तो है आइए दोसर पत्ता दियो नहीं मैं छोट पात लगा मदद करिएगा। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।